भारत की आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम है, एक ऐसा नायक जिनकी कहानी में साहस भी है, विवाद भी है और एक बिल्कुल अलग रास्ता भी। तो चलिए आज हम सब मिलकर आज़ादी के पीछे की इस कम सुनी हुई कहानी की परतों को खोलते हैं। उनका ये मशहूर नारा, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे। नहीं, ये आज़ादी की एक ऐसी सोच को दिखाता है जो उस समय के सबसे पॉपुलर अहिंसक आंदोलन से एकदम अलग थी। ये अंग्रेज़ों के लिए एक सीधी चुनौती थी। तो देखिए, बात सीधी सी है। मंजिल एक थी, आज़ाद भारत। लेकिन रास्ते दो थे। एक था शांति का और दूसरा था सशस्त्र क्रांति का। आज हम इसी दूसरे रास्ते पर चलने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये हमें कहाँ ले जाता है। बोस का राजनीतिक सफर काफी तेजी से आगे बढ़ा था। वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, लेकिन महात्मा गांधी के साथ उनकी सोच मेल नहीं खाती थी। इसी वजह से 1939 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। उनका मानना था कि दूसरा विश्व युद्ध भारत की आज़ादी के लिए एक सुनहरा मौका है जिसे गंवाना नहीं चाहिए। तो अंग्रेजों ने क्या किया? उन्हें कलकत्ता में उनके ही घर पर नजरबंद कर दिया। चारों तरफ कड़ा पहरा। बोस को यह साफ हो गया था कि अगर कुछ बड़ा करना है तो उन्हें यहां से निकलना ही होगा। और बस यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। सोचिए जरा, ये किसी फिल्मी कहानी जैसा ही तो था। भेष बदलना, रात के अंधेरे में गाड़ी से निकलना और फिर पैदल ही देश की सरहद पार कर जाना। और कमाल की बात तो यह है कि यह प्लान इतना सीक्रेट था कि अंग्रेजों को कानों कान खबर नहीं हुई। पूरे 12 दिन लग गए उन्हें यह समझने में कि बोस जा चुके हैं, और तब तक वो बहुत बहुत दूर निकल चुके थे। यूरोप पहुंचने के बाद बोस ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल लेकिन उतनी ही विवादित रणनीति अपनाई। ब्रिटेन के दुश्मनों यानी एक्सिस पावर्स से मदद मांगना। उनका तर्क बहुत सीधा था, जो मेरे दुश्मन का दुश्मन है वो मेरा दोस्त है। उनकी मुलाकात हिटलर से भी हुई, लेकिन बोस को यह समझने देर नहीं लगी कि हिटलर की दिलचस्पी भारत की आज़ादी में नहीं बल्कि अपने प्रोपोगेंडा में ज्यादा थी। हिटलर की नज़रों में भारत की आज़ादी कोई खास मायने नहीं रखती थी। इस बात से निराश होकर बोस ने अपना पूरा ध्यान जापान की तरफ लगाया। अब जर्मनी से दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचना था। इसके लिए उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, पनडुब्बियों का रास्ता। ये कोई 1-2 दिन का सफर नहीं था, पूरे 90 दिनों की ये खतरनाक समुद्री यात्रा। ये उनके इरादों की मजबूती को साफ साफ दिखाती है। सिंगापुर पहुंचकर बोस ने सिर्फ एक सेना ही नहीं बनाई बल्कि एक पूरी सरकार की स्थापना की। नाम था आज़ाद हिंद सरकार। और ये कोई सिंबॉलिक कदम नहीं था। इस सरकार की अपनी करेंसी थी, अपने कानून थे और जर्मनी, जापान जैसी कई ताकतों ने इसे मान्यता भी दी थी। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए गए भारतीय युद्ध कैदियों से एक सेना तैयार की, इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA। करीब 40,000 से ज्यादा सैनिक, जो अब ब्रिटिश साम्राज्य के लिए नहीं बल्कि अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए लड़ने को तैयार थे। और अब एक्शन का समय था। INA का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन, जिसका मकसद था जापानी सेना के साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट से भारत में घुसना और फिर सीधा दिल्ली की ओर बढ़ना। और उन्होंने ये कर भी दिखाया। INA ने भारत की सीमा पार की और मोइरांग, मणिपुर में आज़ाद भारत का तिरंगा फहरा दिया। सेना के हिसाब से भले ही एक छोटी सी जगह हो, लेकिन साइकोलॉजिकली ये एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। इस एक खबर ने पूरे ब्रिटिश राज में खलबली मचा दी थी। लेकिन यह जीत ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। अंग्रेजों ने जबरदस्त जवाबी हमला किया। मौसम ने साथ नहीं दिया और सप्लाई लाइंस टूट गईं। इन सब वजहों से INA को पीछे हटना पड़ा। मिलिट्री के नजरिए से देखें तो ये एक हार थी, लेकिन इसकी गूंज अभी बहुत दूर तक जानी थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे INA की ये सैन्य हार एक तरह से बोस की सबसे बड़ी जीत की वजह बनी। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होते होते खबर आई कि एक प्लेन क्रैश में बोस की मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी मौत आज भी एक बड़ा रहस्य बनी हुई है। लेकिन उनकी कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में उनका सबसे बड़ा प्रभाव तो यहीं से शुरू होता है। तो सवाल यही उठता है कि अगर INA जंग के मैदान में हार गई थी तो फिर उनका असली योगदान क्या था? आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया? इसका जवाब हमें मिलता है दिल्ली के लाल किले में हुए मुकदमों से। जंग के बाद अंग्रेजों ने INA के पकड़े गए अफसरों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने का फैसला किया। उन्हें लगा कि इससे बाकी लोगों को एक सबक मिलेगा। लेकिन ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। इन मुकदमों ने तो जैसे पूरे देश में गुस्से की आग ही लगा दी।
आईएनए के सैनिक जिन्हें वो गद्दार साबित करना चाहते थे, वो रातों रात पूरे देश के हीरो बन गए। और सबसे बड़ी चोट कहाँ लगी? ब्रिटिश इंडियन नेवी और आर्मी में। भारतीय सैनिकों ने बगावत कर दी। मतलब जिस सेना के दम पर अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे, उसी सेना की वफादारी की नींव हिल गई थी पूरी तरह से। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत खुद उस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दिया जिसने भारत को आज़ादी दी। क्लेमेंट एटली ने बाद में ये माना कि गांधी के आंदोलन का असर बहुत कम हो गया था, लेकिन बोस की आईएनए ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी की वफादारी को जड़ से हिला दिया था। और यही सबसे बड़ी वजह थी कि उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। आज उनका दिया नारा जय हिंद पूरे भारत का राष्ट्रीय अभिवादन है। यह उनकी उस विरासत की याद दिलाता है जो आज भी हमारे देश की रगों में दौड़ती है। तो आखिर में सवाल यहीं आकर रुकता है कि क्या भारत की आज़ादी सिर्फ अहिंसा से ही मिली, या फिर इसमें उस एक विद्रोही देशभक्त की भी उतनी ही बड़ी भूमिका थी जिसके सशस्त्र संघर्ष के खौफ ने एक डूबते हुए साम्राज्य को वो आखिरी धक्का दिया। शायद इतिहास की कहानी उतनी सीधी और सरल नहीं होती जितनी हमें बताई जाती है।